तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 13 फरवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो काफी शानदार रहने वाला है। काफी कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। पूरा न्यूज़पेपर कवर करूंगा ताकि आप लोग के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी रहे। स्टार्टिंग में काफी इंपोर्टेंट न्यूज रहेगी यहाँ पर। आईपीएल के बारे में काफी कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। आखिर फिलहाल आईपीएल में क्या क्या चल रहा है और फिलहाल अभी जो नया अनाउंसमेंट किया गया है आईपीएल के ऑक्शन को लेकर, उसके बारे में बात करूंगा। इसी के साथ में कौन कौन सी टीम अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है और पहले क्या थी जानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर भी एक कमेंट आया। पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन में इसको बेसिकली ये बोला गया है, जो यहाँ पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, कि अगर जीत कर आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी फॉर्म की जाएगी। तो उसके ऊपर बात चल रही है। नॉर्मली ऐसा नहीं था, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और संविधान में इसके बारे में कहां पर क्या क्या चीजें रखी गई हैं और क्या है बेसिकली ये कोड, इसके बारे में साथ में डिस्कस करूंगा, कंपेयर करूंगा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को भी कंपेयर करके। कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राहुल बजाज साहब जो हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे, इनकी आत्मा को शांति मिले। ये काफी लोगों के साथ में कनेक्टिविटी आप लोग देखते हैं। स्कूटर जब आप लोग बजाज का चलाया करते थे, ठीक है। आज की डेट में तो चीजें, हालांकि आप लोग बाइक वगैरह इन सब चीजों में एंजॉय करते हो, पर लेकिन एक टाइम ऐसा था कि स्कूटर जो था वो एक नहीं काफी एक इंटरेस्टिंग राइड मानी जाती थी लोगों के लिए। खासकर बात करें आज के में भी है हालांकि, पर लेकिन उस टाइम पर जो चीजें थी पहले थोड़ा लगभग 10-12 साल पहले तो चीजें बहुत ही एक डिफरेंट जोन में थी, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे बीच में नहीं रहे। हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ आप लोगों से बातें करूंगा। आखिर यहाँ पर अभी कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया है वो भी हम लोग जानेंगे। हमारी कंट्री अफगानिस्तान को यहाँ पर बेसिकली अभी एक नहीं 50,000 टन का एक व्हीट भेज रहे हैं यहाँ पर, एक पर्टिकुलर एक कंसाइनमेंट। तो देखते हैं कैसे कैसे जाएगा और क्या इश्यूज के बारे में चल रहे हैं। आखिर यहाँ पर यूएसए ने बोल दिया है अपने लोगों को यूक्रेन छोड़ दे, पर हमारा देश क्यों नहीं बोल रहा है, समझेंगे मुद्दा, पूरा मुद्दा क्या चल रहा है। राफेल को यहाँ पर इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है इंडिया के द्वारा, समझेंगे पूरा मुद्दा। नक्सल अफेक्टेड एरिया के बारे में कुछ बात करेंगे। पूरा आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी काफी अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा। नार्कोटिक्स के बारे में बात की जा रही है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में जो काम करती है इसको कंट्रोल करने के लिए, एक ऑपरेशन के बारे में बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी, समझेंगे पूरा मुद्दा आखिर क्या है। राफेल के बारे में बात की जा रही है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानेंगे। बाइडेन साहब क्या बोल रहे हैं अभी फिलहाल यहाँ पर पुतिन को, समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे और एक इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट बन सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। म्यांमार में जो अब तक यहाँ पर लोगों को पकड़ा गया था उनको छोड़ने की बात की जा रही है, क्या है पूरा मुद्दा, उसके ऊपर एक नजर यहाँ पर डालेंगे। इसी के साथ में फिस्कल डेफिसिट के बारे में कुछ बातें करूंगा। एमआरएनए वैक्सीन जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी, साइंस एंड टेक के फील्ड से बात करें, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है वैक्सीन बनाने का वो हम लोग समझेंगे। तो बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा वीडियो को एंड तक का। पर स्टार्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली एक चाल चलन बन चुका है लोगों का कि गरीब लोगों को बर्बाद करना, गरीब लोगों को ठगना, पैसे कमाना और फिर उनको सड़कों पर छोड़ देना। ऐसे ही यहाँ पर एक केस निकल कर आया यहाँ पर इन अंकल का। ये बेसिकली ये जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली बेचा करते थे और इनके द्वारा ये जो मूंगफली बेची जाती थी है बेसिकली वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में एक एरिया है बीरभूम, ठीक है। तो वहां से निकल कर आते हैं। तो ये जो अपनी मूंगफली बेचा करते थे, इनका एक बेसिकली उन्हें इंसान की अपने खुद के लोकल सॉन्ग बना लेता है। तो मूंगफली को एक कच्चा बादाम बोला करते थे। तो उस पर इनके द्वारा एक गाना बनाया गया। तो कोई यूट्यूबर भाई साहब थे, वो आसपास में कहीं मिले, तो उनके द्वारा क्या किया गया, इनका वीडियो रिकॉर्ड किया और वो ऑनलाइन डाल दिया। वो वीडियो जो है वायरल हो गया। तो यहाँ पर जो भी है बेसिकली नहीं जो गाना बनाने वाले लोग हैं पहुंच गए इनके पास में, चलो थोड़ा पैसा पीटते हैं। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनके साथ में गाना बनाया गया और इनके द्वारा बोला गया कि 40% बोला गया था जो भी कमाई होगी उसका मिलेगा। ये इतनी ऐसी जगह पर रहते हैं, आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। वहां पर पन्नी का इनका घर है, पन्नियां ढक रखी है ऊपर से, कच्चा बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं था कि बिल्कुल कहानी खराब है कि एक टाइम की रोटी मिल जाए तो बहुत है, वो वाली चीजें हैं। और इनके गाने से करोड़ों रुपए लेकर यहाँ पर बैठ गए और इनको जो है एक भी रुपया नॉर्मली माना जा रहा है अभी फिलहाल नहीं मिला। तो इनको इनके द्वारा जो वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है उनसे कांटेक्ट किया गया कि यहाँ पर मेरे साथ में ऐसा कुछ धोखा हुआ है। और आज के डेट में कई सारे वायरल चीजें हो रही है, सब इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, पर लेकिन जिस इंसान के ऊपर ये सारा एंटरटेनमेंट चल रहा है उस इंसान में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। ये चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक बच्चा था, उसका भी गाना आया था, उन्हें था एक जो कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। उससे पहले रानू मंडल का केस आप लोगों को देखने को मिला, हालांकि उनका केस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। उनकी कुछ ऐसी भी चीजें वायरल होगी जिसमें उनकी जो मतलब नहीं उनका नेचर जो था वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। चलिए वो सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन ये थोड़ा सा एक अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है
कि मार्केट में कुछ डिफरेंट मिला, उसको उठा लिया, उससे पैसे कमाए और फिर उसको वहीं पे फेंक दे ले जाकर। ठीक है, तो ये एक तरीके से समझ में आता है कि आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, पहले बुजुर्ग लोग बोला करते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। यहां पर क्या रहता है कि नेकी मत कर और सारी चीजें एंजॉय कर ले अपना, और बाकी जो पड़ा है उसको इंसान को दरिया में डाल दे उठाकर। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर्सनली यार बहुत मतलब देख रहा था कई दिन से इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। ये सारी चीजें एथिकल नहीं है। अगर आप लोग एथिक्स के पेपर के अंदर आप लोग जाओगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे आप लोगों को काम करने के, और आज के दिन भी आप लोगों को काफी सारे मौके मिल सकते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा देखा करो, समझा करो कि क्या चीजें सोसाइटी में हो रही है, उनके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस किया करो, उनके सोचा करो चीजों को थोड़ा सा उसके बारे में। कई सारी चीजें देखने को मिलती है, कोई गरीब तबका है सोसाइटी का, ठीक है, उसको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सोसाइटी के अंदर में, आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें। तो आप लोग एक सेंसिटिव इंसान रहेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा, स्टार्ट करेंगे काफी अच्छे से, एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना है, अच्छा ये गाना नहीं सुना है, पहले तो ये बताइए किस किसने सुना है ये गाना। आप लोग समझोगे नहीं सुना है तो जाकर पढ़िएगा, इनके बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए क्या चल रहा है दुनियादारी में। आईपीएल से स्टार्ट करेंगे, आज के फ्रंट पेज पर ही आईपीएल के बारे में न्यूज है और ऑक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ईशान साहब जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर बेचे, मतलब बेचे गए यहाँ पर इनको 15 करोड़ रुपए। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो है बेसिकली दीपक हो गए यहाँ पर 14 करोड़ में, तो श्रेयस हो गए यहाँ पर बेसिकली 12 करोड़ में। बहुत सारे ऐसे ही इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है आपकी बार आईपीएल के अंदर में। और प्रीलिम्स आप लोगों ने उठाकर देखा होगा, क्वेश्चन पूछे गए थे गेम से कई सारे, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप लोग इग्नोर करें, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको कवर करके आप लोगों को चलना है। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। इसका 14th एडिशन था, इनके 14वां संस्करण था अभी 2021 में। अभी यहाँ पर 2022 में इसका 15वां संस्करण आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 15वां एडिशन है। इंडियन प्रीमियर लीग में टोटल मिलाकर यहाँ पर अगर बात करें 20, अगर बात करें क्रिकेट लीग यहाँ पर देखने को मिलती है एनुअली, यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को नजर आती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो है बेसिकली क्या क्या बातें चल रही हैं वो समझते हैं। यहाँ पर अभी नई 2 टीम इसके अंदर आप लोगों को ऐड होती नजर आ रही है। ठीक है, तो देखने को मिलेगा यहाँ पर अभी फिलहाल जो है यहाँ पर इसको बनाया गया था बीसीसीआई के द्वारा, जो कि दुनिया में सबसे अमीर बॉडी बोलते हैं अगर आप लोग बात करें एक गेम के फील्ड में, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 2007 में इसके द्वारा बोला गया चलो पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, आईपीएल जैसा कुछ जुगाड़ करते हैं। तो काफी अच्छा हुआ यहाँ पर, और फर्स्ट टूर्नामेंट 2008 में खेली गई। अब तक यहाँ पर इसके अंदर टोटल 8 टीम हुआ करती थी, जिनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि राजस्थान रॉयल चैलेंजर, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, इसी के साथ में सनराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, किंग इलेवन पंजाब, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स। तो ये 8 टीम आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अच्छा, आप में से पूछो आप लोगों की फेवरेट टीम कौन सी, आप लोग कौन सी बोलोगे? मेरी तो 2 है वैसे, मैक्सिमम टाइम तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि ये तो पहले तो यही हुआ करती थी, सचिन तेंदुलकर साहब जब तक खेला करते थे, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। तो ये 2 टीम मुझे बड़ी ही प्यारी लगती हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें आप लोगों की कौन सी फेवरेट टीम है, वैसे तो सारी अपने देश की टीम है, आप लोग इनको सबको मतलब एक तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो है नहीं किसी बाहर के देश की टीम है, अपने ही लोग हैं सारे। तो यहाँ अपने नहीं, हालांकि बाहर के भी लोग खेलते हैं, पर लेकिन अपने ही कंट्री के अंदर चलती है, हमारे ही देश के नाम पर है कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो कौन सी आप लोग की फेवरेट टीम आप लोग ये बताएगा। और क्रिकेट में इंटरेस्ट भी है या नहीं? भाई सारे लोग ऐसे रहते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों फालतू में टाइम पास कर रहे हो। सही भी है वैसे, मैं पहले तो मैच देख लिया करता था, पर लेकिन फिलहाल जो है बस सुन लेता हूँ कौन जीता कौन हारा, क्योंकि लंबा होता रहा, इतना टाइम रह नहीं पाता है वो चीजें। ठीक है, इंपोर्टेंट बात क्या है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप लोग जिनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं कल को अगर क्वेश्चन बन जाए। अब तक जो थी 8 टीम थी यहाँ पर, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर अभी जो नई टीम ऐड हुई है कौन सी है। तो अगर आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो ये याद रखिएगा, तो लखनऊ सुपर जायंट एक नई टीम ऐड हुई है। और अगर गुजरात से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस करके यहाँ पर आप लोगों को टीम देखने को मिलेगी। तो ये नई टीम है उत्तर प्रदेश और गुजरात से, जो कि अभी यहाँ पर नया एडिशन देखने को मिल रहा है। बाकी पुरानी टीम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर चल ही रही है, उनके बारे में आप लोग याद रखेगा। तो अब की बार जो एडिशन होगा उसमें टोटल 10 टीम यहाँ पर उतारी जाएंगी। ठीक है, 2008 में पहला एडिशन हुआ था, लास्ट 2021 में, 2022 में भी नेक्स्ट होने वाला है। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग अब तक यहाँ पर बात करें करंट चैंपियन है 4 बार जीतकर, और सबसे ज्यादा जो मैच यहाँ पर जीते गए, मतलब सबसे ज्यादा टाइटल वो जीते गए मुंबई इंडियंस के द्वारा। विराट कोहली जो है सबसे ज्यादा रन बनाए गए अब तक इनके द्वारा 6283, और सबसे ज्यादा जो विकेट ले गए वो ले गए लसित मलिंगा के द्वारा। ठीक है, 170। लसित मलिंगा किस देश के प्लेयर हैं बहुतों को नहीं पता होगा, छोटी छोटी चीजें यार, कम से कम इतना तो इंटरेस्ट रखिए कि एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सके। ठीक है, वो अलग बात है कि आप लोग का इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में बहुत सारों का, लेकिन इतना होना चाहिए कि एग्जाम में आप लोग को दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो कंट्रोल कौन करता है यहाँ पर, तो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, पूरी ट्रॉफी को ये कंट्रोल करता है। अगर बात करें लास्ट वाली जो भी यहाँ पर इनिंग देखने को मिली यहाँ पर, तो मैंने बताया जैसे एमएस धोनी की जो टीम है यहाँ पर, जो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग उसके द्वारा जीता गया। और इसी के साथ में यहाँ पर बात करें, एक है यहाँ पर इयन मॉर्गन। ठीक है, तो कैप्टन थे यहाँ पर जिनके द्वारा टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स, ये रनर अप रही। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के प्लेयर है।
बात करें आईपीएल के बारे में तो यहाँ पर अभी बात करें तो ये 2 जगह खेला गया, जो अभी यहाँ पर 14th एडिशन था, इंडिया के अंदर खेला गया स्टार्टिंग में, और फिर आधा जो है ये यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा अंदर खेला गया। जो फाइनल इसका हुआ वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में देखने को मिला। उसी के साथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो थे यहाँ पर, इनका नाम था हर्षपाल पटेल, जो कि आरसीबी से निकल कर आते थे, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखते हैं। हाईएस्ट रन किसके द्वारा बनाए गए तो याद रखिएगा ना रखिएगा, पर लेकिन ये यहाँ पर जरूर याद रख लीजिए। तो पर्टिकुलर में तो पूछने के नहीं आप लोगों से कि 14th एडिशन में किसके द्वारा बनाए गए, हाँ, पर अब तक के सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके द्वारा बनाए गए और विकेट किसके द्वारा लिए गए, ये थोड़ा सा जरूर याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये अभी ऑप्शन किया गया तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में आ गया। और पर्सनली मुझे क्या अच्छा लगता है आईपीएल में, देखिए बहुत सारे प्लेयर ऐसे रहते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल पाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना आज के में, जहां पर दुनिया भर के आप लोगों ने सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, दुनिया भर के आज के में मूवीज वगैरह देखी होंगी। तो यहाँ पर ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है जो आज के में इंटरनेट पर चलते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बोले तो प्राइम्स हो गया, ठीक है, जैसे कि अमेजन प्राइम हो गया, इस तरीके से नेटफ्लिक्स हो गया, तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हुआ करते थे जिनको एक्टिंग करने का मौका मूवीज में नहीं मिलता था, तो अब उनको अच्छी खासी अपनी हुनर दिखाने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल सेम पैटर्न में आप लोग यहाँ पर आईपीएल को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोकल प्लेयर हुआ करते थे जिनको कभी खेलने का मौका नहीं मिलता था एक सही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पर सारे प्लेयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, और सही तरीके से यहाँ पर चीजें खेली जाती हैं। ये चीजें काफी अच्छी हैं, कहीं ना कहीं इंसान का हुनर सामने निकल कर आता है, ठीक है। तो यह बेसिक चीजें इसके बारे में जो कि आप लोग आइडिया रखेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर पहली बार देश के अंदर नॉर्मली ऐसा मुद्दा देखने को मिल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इलेक्शन का मुद्दा बनाया जा रहा है काफी अच्छे लेवल पर। और कहां से निकलकर ये बात आ रही है, ये बात निकल कर आ रही है उत्तराखंड से। तो इसके चलते यहाँ पर ये एक इंपोर्टेंट मुद्दा बन जा रहा है। तो उत्तराखंड में अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्शन के चलते, तो यहाँ पर बोला गया है अगर यहाँ पर गवर्नमेंट आती है तो इसको काफी अच्छे से लेकर चला जाएगा। तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। फंडामेंटल राइट हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जीएस पेपर 2 के अंदर ये टॉपिक आप लोगों का बन जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को पता ही है, कई बार मैं बता चुका हूं, एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें अच्छे से। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि पूरी कंट्री में जो सिविल कोड है उनको यूनिफॉर्म बनाया जाए। सिविल कोड मतलब से शादी विवाह के मामले हो गए, डाइवोर्स के मामले हो गए, ठीक है, इसी के साथ में इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ये सब चीजों के मामले हो गए। तो ये सब कम्युनिटी के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, कास्ट का क्यों ना हो, इसको सबको सबके लिए इक्वल बनाया जाए। और हमारी कंट्री में ये ऑलरेडी हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके द्वारा इसके लिए एक आर्टिकल रखा गया। वे चाहते थे कि पूरा देश जो है वो यूनिफॉर्मिटी में रहे, यानी कि पूरा देश जो है उसको एक माला में पिरोया जाए ताकि यहां पर ऊंच नीच न देखने को मिले, रिलीजन के नाम पर लोग लड़ते हुए न नजर आए। तो उसके चलते उनके द्वारा ऑलरेडी एक आर्टिकल रखा गया संविधान के ऊपर जिसको आर्टिकल 44 बोलते हो। तो आर्टिकल 44 कहां पर है, यह डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने देश के अंदर आप लोग, तो ये 3 पार्ट कम से कम जरूर तैयार करके जाइएगा, चाहे कुछ करो चाहे ना करो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को रखा मिलेगा। तो 2-4 नंबर ऐसे जिनको आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जरूर रहेंगे यहां से। इवन यूपीएससी के अंदर भी हर बार फंडामेंटल राइट से आप लोगों को डीपीएसपी से या फिर फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग बात करें यहाँ पर पार्ट 4 के बारे में, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है आर्टिकल 44 के बारे में। आर्टिकल 44 जो है यहाँ पर ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। तो ये आर्टिकल इंपोर्टेंट हो जाता है। पर एक और बात यहां पर याद रखनी है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, ये आप लोगों को मैं कंपेयर करूंगा जब यहां पर फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, तब आप लोग समझ पाएंगे। आर्टिकल 37 के बारे में याद रखिएगा। आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि यहां पर जो फंडामेंटल राइट है, अगर कोई दिक्कत होती है तो उनको तो लेकर आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, पर लेकिन आर्टिकल 37 यहां पर बोलता है कि यहां पर आप लोग इनको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जुडिशियल नहीं है नेचर में, यानी कि एक तरीके से इन्फोर्स नहीं की जा सकती कोर्ट के द्वारा। आखिर क्यों, समझेंगे क्यों फंडामेंटल राइट को पॉजिटिव नहीं बोलते हैं और डीपीएसपी को पॉजिटिव बोलते हैं, वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। पर उससे पहले जो काफी बेहतरीन बात है यहाँ पर, जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में तो यूज कर ही सकते हैं, और पता भी होना चाहिए हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आर्टिकल 44 हमारे संविधान में डीपीएसपी के अंदर जो रखा गया है, तो हमारे फाउंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था कि आने वाले टाइम पर जो हमारे देश में गवर्नमेंट रहेगी, जो स्टेट रहेगा, वो यहाँ पर सिटीजन को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करा के देगा। पर लेकिन अब तक यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया है, ठीक है, ये बातें बोली गई है। ऐसा नहीं हमारे देश में कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये याद रखिएगा। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब बात करते हैं, आर्टिकल 44 आप लोगों को बताया दिया। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं कहीं ना कहीं काफी हद तक। वहां पर कई सारे लोग हैं, कई सारे रिलीजन हैं, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर कोई भी प्रोविजन नहीं है ट्रिपल तलाक का, और इवन चाहे मुस्लिम कम्युनिटी का ही पर्सन क्यों ना हो, वो यहाँ पर एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। वहां पर एक तरीके से इंसान जो है वो एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटीज में अगर बात करें, वो रजिस्टर ही नहीं कर सकते एक से ज्यादा शादी। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है हमारे देश में, अगर आप लोग जाएंगे गोवा के अंदर में, ठीक है।
तो ये बात बोली गई है। पर लेकिन अब तक भी यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंचा था, यहाँ पर शाहबानो वाला केस या फिर यहाँ पर बात करें सरला मुग्दल वाला केस, तो तब से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यहाँ पर बातें बोली, यहाँ पर हमारे देश के अंदर होना चाहिए हिंदू लॉ जो यहाँ पर बेसिकली कोडिफाइड है 1956 में, उसके अंदर कुछ चीजें देखने को मिली है कि चीजों को करने की कोशिश की जा रही है एक पैटर्न में। पर लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर पूरे कोई भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, सबको एक पायदान में लेकर चलना है, तभी जाकर चीजों को हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरे देश में इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर केस में बातें कर चुका है, हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे, हमारे जो संविधान के निर्माता जो थे, उनके द्वारा बातें की जा चुकी है, पर लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इसको रिलीजन के साथ में कनेक्ट करके देखने लगते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत निकल कर आती है। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर ये बार बार न्यूज में आता है, तो इसलिए आप लोग इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया पॉलिटी के अंदर जाकर आप लोग इनको रिवाइज कर सकते हैं, सारे चैप्टर डिटेल में पढ़ा रखे हैं मैंने, जिसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ पर आप लोगों से एग्जाम के अंदर में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो आप लोग उसको क्या बोलोगे? ठीक है, तो कभी भी अपने आप से कोई राय नहीं बनानी है, हमेशा यहाँ पर बेसिकली एग्जाम के अंदर जाकर बैठो तो कोई कमेटी बनाई गई, उसके द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई या फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन निकल कर आए, तो उनके शब्द आप लोगों को वहां पर बोलने हैं। तो उन्हें 3 डेट वाली के शब्द हमारे यहाँ बोल हो रहा है, तो वही वाली बातें करनी है। अपने खुद के मन में जो चल रही है चीजों को लेकर आप लोग इमोशनल हो जाते हैं, उनको ऐड नहीं करना है, वरना एग्जामिनर में आप लोग को नेगेटिव चीजें देखने को मिल जाएगी। क्योंकि हमारे देश से भी 1954 से यहाँ पर ट्राई किया जा रहा है यहाँ पर इसको बनाने का, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया गया। ठीक है, पूरा काम किया गया यहाँ पर। फिर आगे चलकर हिंदू कोड बिल लेकर आए गए 1956 में। ठीक है, राजीव गांधी जी के द्वारा ट्राई किया गया, पर लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो पाए, शाहबानो केस निकल कर आया। ठीक है, इवन एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा भी यहाँ पर चीजों को सपोर्ट किया गया कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए 2003 में जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, पर फिर भी अब तक हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये बातें बोली गई है। इसके साथ में बात करें दो चीजों में कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन बन जाएगा, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में। तो ये पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे फंडामेंटल राइट, पर डीपीएसपी जो होती है वो पार्ट 4 में आप लोगों को नजर आएगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये नेगेटिव होता है फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी को पॉजिटिव बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट को फोर्स करके इंप्लीमेंट किया जा सकता है अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं होता, यानी कि जुडिशियल नेचर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर स्टेट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, मतलब स्टेट अगर कुछ गलत एक्शन ले रहा है तो उनके खिलाफ काम हो सकता है। तो किसी चीज को फोर्स करना तो वो नेगेटिव कैटेगरी में आता है, जबकि यहाँ पर डीपीएसपी क्या पॉजिटिव है, मतलब अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई फोर्स नहीं करेगा। ये नहीं कहते, आप लोगों ने देखा होगा कि प्यार करना है, किसी की इज्जत करनी है, ये सारी चीजें फोर्सफुली नहीं कर सकते। मैं बोलूं आप लोगों की, आप लोग मेरी इज्जत करो, ठीक है, अगर मेरी हरकतें होंगी इज्जत करने वाली तो इज्जत मिलेगी, अगर हरकतें नहीं होंगी इज्जत करने वाली तो इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इंसान कभी भी जो नहीं कहते उम्र के बेस पर इज्जत की जाए, हालांकि ये एक सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल चीज है कि हाँ उम्र को देखकर उम्र दराज लोगों की इज्जत की जाती है, पर लेकिन कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कई सारे लोग जो हैं एज बढ़ने के बाद भी वो है बेसिकली बदतमीजी हरकतें उनकी नहीं छूटती हैं। कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों ने नॉर्मली देखी होगी, उन्हीं बच्चों के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करते हुए कई बार पाए जाते हैं। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो इंसान जो है वो अपने नेचर से अच्छा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पब्लिक में दिखा रहा है बहुत ही अच्छी इमेज है और बाकी मिलो उससे बाद में तो लगे कि यार तो बड़ा घटिया इंसान निकला है, तो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो नेचुरली जिसका फोर्स नहीं किया जाए किसी काम को करने के लिए तो पॉजिटिव साइड निकल कर आती है। जैसे कि यहाँ पर इनको फोर्स किया जाता है कि हाँ कोर्ट में जाएंगे तो चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी, पर इसमें इंप्लीमेंट करना अपने हिसाब से एक मोरल ड्यूटी है, पॉलिटिकल एक तरीके से बोल सकते हैं, इनका एक सेंक्शन एक तरीके से इनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक वे में कंट्री में हम लोग रहते हैं तो इनका एम होता है कि इसको चीजों को आगे लेकर चला जाए। ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछती है, क्वेश्चन उठाकर अगर देखोगे लीगल सैंक्शन है यहाँ पर, मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है तो पॉलिटी के अंदर बड़ा ही डिटेल में लेक्चर कवर कर रखा है, इसको जाकर आप लोग देखिएगा, आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे पूरा अच्छे से, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सर्च कर लेना यहाँ पर फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी बाय वीर, सारी चीजें सामने निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आज के फ्रंट पेज पर ही न्यूज यहाँ पर दे रखी है। बात की जा रही है यहाँ पर चाइना के द्वारा वॉयलेट की गई, जो उसके द्वारा एक प्रतिज्ञा की गई थी, प्लेज ओथ ली गई थी बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जयशंकर साहब के द्वारा बातें बोली गई जब ऑस्ट्रेलिया के साथ में वो बातें कर रहे थे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट जिनका नाम है मैरिस पियान, ठीक है, तो इनसे बात कर रहे थे मेलबर्न में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, तो ये बातें बोली गई। मतलब क्या है, मतलब ये कि चाइना ने बोला था कि कभी भी जो बाउंड्री है उस पर वहां पर
बेसिकली ना सोल्जर्स नहीं उतारे जाएंगे और एक दूसरे के साथ में झड़प नहीं होगी। पर लेकिन वो सारी बातें जो है वो साइड में रखी रहेगी फिलहाल के टाइम पर। जैसे माहौल देश के अंदर बना वो आप लोगों ने देखा, लंबे समय तक इंडिया और चाइना की जो फोर्स है वो आगे आमने सामने खड़ी रही। एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बोला जाए यूक्रेन का क्राइसिस। देखिए यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा रशिया के साइड में खड़े हुए मिलते हैं, क्योंकि रशिया हमेशा हमारा पार्टनर है। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर जब हम लोग क्वाड के साथ में जाकर मिलते हैं, तो क्वाड के साथ में जाकर मिलने से एक दिक्कत निकल कर आती है कि रशिया जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर रशिया जो है एक तरीके से वो यूक्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको नेटो का पार्ट बना लेगी यूक्रेन को। अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन गया तो कल को रशिया के लिए दिक्कत हो जाएगी यहां पर, क्योंकि रशिया जो है वो सदमे में आ जाएगा। इसके चलते रशिया चाह रहा है कि यूक्रेन को अपने कंट्रोल में किया जाए। तो हमारा क्या इसके ऊपर स्टैंड होता है, ये काफी बड़ा मुद्दा था। ये माना जाता है कि क्वाड के अंदर जैसे हम लोग जाकर बैठेंगे तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा कि इंडिया इसमें क्या बोलता है, क्योंकि इंडिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक मुद्दा हो जाता है। यहां पर जब बात करें क्वाड के अंदर रहना भी है, और यहां पर बेसिकली ये माना जाता है रशिया के और चाइना के द्वारा पहले से कि क्वाड जो है वो नेटो का एक्सटेंडेड वर्जन है। पर लेकिन इंडिया कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, ठीक है, तो हम लोग इसमें कभी बिलीव ही नहीं करते हैं। तो वो वाली बातें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो प्रेजेंट टाइम पर अभी यही बातें निकल कर आ रही है कि इंडिया ने ये बोला है कि डिप्लोमेटिक वे में यहां पर काम करें। क्वाड बेसिकली यहां पर ये क्वाड के अंदर बोला कि एक तरीके से यूक्रेन और रशिया का जो मुद्दा है यहां पर वो डिप्लोमेटिक वे में सुधारा जाए, और जो यहां पर मिन्स्क जो एग्रीमेंट साइन किया गया था 2014 में उसी को फॉलो किया जाए, ये बातें बोली जाती हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। आगे चलते हैं। यहां पर स्कूटर आप लोगों ने कईयों ने चलाया होगा, तो राहुल बजाज जो थे उनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया हमारी कंट्री में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में, इंप्लीमेंट करने में। तो अभी ये जो है ये हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। तो आप लोग बताइए स्कूटर पसंद आता था या नहीं आता था, या फिर स्कूटी पसंद आती है लड़कियों खासकर। स्कूटर मैंने जब पहली बार बाइक वगैरह में सबसे पहले कोई चीजें चलानी सीखी थी ना, तो वो स्कूटर से सीखी थी, ठीक है। आगे चल के तो बाइक गाड़ी वो एक अलग चीज है, पर लेकिन स्कूटर बड़ा फेवरेट हुआ करता था, ठीक है। इवन आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं, मैं अपने मामा जी के यहाँ पर जाया करता था, तो मेरा एक इंटरेस्ट रहता था कि मैं स्कूटर चलाने जाऊंगा, वहां पर जाऊंगा तो ऐसी चीजें थी, मतलब कि एक अलग ही जोन में रहा करते थे कि भैया स्कूटर मिलेगा चलाने के लिए। तो आप लोगों का था ऐसा कुछ बचपन में? चलिए जो भी है, अब ये बीच में नहीं रहे तो इनकी आत्मा को शांति मिले। आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडिया के द्वारा डिसमिस कर दिया गया यूएसए ऑफिशियल का जो रिमार्क हिजाब को लेकर। हिजाब का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर जा रहा है, पूरे देश के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। तो अभी हिजाब के बारे में मैंने आप लोगों से कई सारी बातें डिस्कस की थी। ये सीधा सीधा आर्टिकल 25 का बेसिकली ये माना जा रहा है कि अगर किसी के रिलीजन का पार्ट है तो आर्टिकल 25 का हनन है यहाँ पर, जब हिजाब के बारे में हम लोग बात करते हैं। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इसको इंटरनेशनलाइज भी किया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो है कई सारे लोगों के द्वारा इसके ऊपर कमेंट किए गए, ठीक है। ये जो यहाँ पर पाकिस्तान की जो एक्टिविस्ट थी यहाँ पर उनके द्वारा भी कमेंट किए गए, और उसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए पूरी वीडियो भी बनाई। तो वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज यहाँ पर ये था ताकि ये जो चीजें हैं रिपीट होती रहे, और मैं आप लोगों का बेसिकली टाइम थोड़ा बचा सकूं। जो रेगुलर देखिए वीडियो देख रहे हैं, कम से कम उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और जिसने आज तक इसके बारे में सुना नहीं है उसके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। इसलिए पूरा टॉपिक जो है अगर आगे भी कभी दिक्कत आए तो आप लोग जाकर सर्च कर लेना। यहाँ पर ये पूरा कर्नाटक हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर पूरी वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो है, एक एक लाइन डिटेल में एक्सप्लेन की है, ठीक है। किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा तो इसको जाकर सर्च करना एक बार, या फिर इस वीडियो के नीचे भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, देख लेना आप लोग। तो इससे क्या रहता है, इससे रहेगा कि रेगुलर जो वीडियो देख रहे हैं ना, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी हमारे लिए, मैं इसको रोज डेली डिस्कस अगर करने लगूंगा तो उसमें देखिए क्या होता है। फिर खासकर अगर बात करें तो जो रेगुलर न्यूज देख रहे हैं उनको तो दिक्कत होगी, क्योंकि उनका लगभग पता चला डेली 5-10 मिनट बेकार हो गई फालतू में। तो कुछ इंटरेस्टिंग या प्रोडक्टिव डिस्कस कर लेंगे जो अब तक डिस्कस नहीं किया है। और बाकी यहाँ पर अच्छा ये रहेगा कि इसके ऊपर अलग से वीडियो हो जाती है, तो जिसने नहीं देखा है अब उसका भी नहीं छूटेगा, तो वो जाकर वीडियो देख ले। तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि रेगुलर इसकी वजह से काफी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर नया डिस्कस किया करेंगे, और जो लगेगा मुझे रेगुलर न्यूज में आने वाला है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया करूंगा, ताकि रेगुलर आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। जिसको रिवीजन भी करना है उस वीडियो को देखे और अपना रिवाइज कर ले। कैसा रहेगा ये, इसके बारे में येस या फिर नो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इससे वीडियो की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जितना टाइम रहेगा उसमें हम लोग नई चीजें डिस्कस करेंगे और अच्छी सी चीजें डिस्कस करेंगे, और जो रिवीजन वाली चीजें होंगी उसके ऊपर अलग से वीडियो हो जाएंगी आप लोग एक्स्ट्रा, ठीक है कि नहीं। जिसको दिक्कत होगी वो जाकर वीडियो देखेगा, क्यों बताइए। बाकी ओवरव्यू आप लोगों को बता देता हूं। एक यहाँ पर 25वां आर्टिकल संविधान के अंदर ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट है इंसान को कि अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है। पर लेकिन कई सारे केस आए यहाँ पर कोर्ट के अंदर में, तो यहाँ पर जब कोर्ट के अंदर केस गए तो उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल का राइट है, तो एक इंसान अकेला रिलीजन फॉलो कर रहा है, पर लेकिन एक इंस्टीट्यूशन का राइट होता है। मान लीजिए स्कूल में आप लोग जा रहे हैं, कॉलेज में आप लोग जा रहे हैं, तो वहां पर कॉलेज में सबकी एक यूनिफॉर्म ड्रेस होती है। तो वहां पर कोई अपने गले में चद्दर डाल के जा रहा है, कोई यहाँ पर हिजाब पहन रहा है, कोई माथे पे कुछ और पहन के जा रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे वो यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो जाती है। तो इसी के चलते यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा भी यही बातें बोलेगी फिलहाल
कि जब तक ये मैटर सोल्व नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर कोई भी रिलीजियस से रिलेटेड जो सामान है वो यहाँ पर पहन कर नहीं जाएगा। जो भी यहाँ पर गले में गमछा डालना है या फिर हिजाब पहनना है तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली इंडिविजुअल पर्सन का हक अधिकार वहां पर साइड में हो जाता है जब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के बारे में आते हैं, क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्म ड्रेस के बारे में बात की जाती है। तो उसके चलते ये बातें बोली गई है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये? इसी के चलते यहां पर बात की जाती है कि इंडिविजुअल का जो अधिकार है वो लिमिटेड कर दिया जाता है जब इंस्टीट्यूशन की बात आती है, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन का इंसान नहीं बढ़ता है, अलग अलग रिलीजन के इंसान बढ़ते हैं। तो अगर हिंदू बोलने लगे हम तो गमछा डाल के जाएंगे, या फिर मुस्लिम बोलने लगे गमछा डालेंगे फिर हिजाब पहनेंगे, तो इसके चलते कंट्रोवर्सी क्रिएट यहां पर हो गई थी। तो उसी में काफी बड़ी बातें यहां पर बोली गई। हालांकि लोग जो है इसके साथ में काफी एक तरीके से इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, वो एक अलग बात है। पर लेकिन ये भी बात है कि यहाँ पर जैसा एक माहौल होना चाहिए, वहां पर यूनिफॉर्मिटी की बात आए तो सब यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये है यहाँ पर बेसिकली जो आर्टिकल में बातें बोली गई। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। बाकी फंडामेंटल राइट के बारे में याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसी बात यहां पर आती है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। यहां पर बात करेंगे राइट टू रिलीजन के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं। और इसी के साथ में अगर आप लोग इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो यहां पर आप लोगों को मैंने बताया भी, यहां पर सारी चीजें आप लोगों को बता रखी है यहां पर, ठीक है। तो पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेगा जब राइट टू रिलीजन के बारे में आप लोग बात करेंगे। तो राइट टू रिलीजन के बारे में यहां पर आर्टिकल 25 जो है वो खुद बोलता है कि आप लोग अपने रिलीजन को 25 से लेकर 28 तक हालांकि अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आगे लेकर चल सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सारी बातें बोली गई इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। हालांकि मैंने आप लोगों को याद होगा इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों को अटेम्प्ट कराए थे, तो ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, कोई भी कॉन्सेप्ट हो अगर माइंड में क्लियर रहेगा तो अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वीडियो को फीडबैक जरूर दिया करो, कैसा लगता है ये लेक्चर। अब तो आप लोग फीडबैक देने में भी आप लोगों को मजा आता हो ना, एक तरीके से थम्स अप करने में उसमें 3 रंग आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उसको जरूर आप लोग किया करो। इससे क्या होता है वीडियो का पता चलता है कि वीडियो कैसी है, ये 1 सेकंड लगती है तो यहाँ पर एक फीडबैक मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो फीडबैक आप लोग जरूर दिया करो वीडियो का, और बाकी जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर भी दिया करो। और अपना डेली का क्या आप लोग अचीव करना चाहते हैं शेड्यूल, मॉर्निंग में आप लोग उसको डिसाइड कर लिया करो। अगर लगता है कमेंट बॉक्स में लिखना तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा अगर ये प्रैक्टिस आप लोग फॉलो करके चलोगे। और इसी के साथ में जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, एक चीज और करिएगा कि वीडियो खत्म होने के बाद में आंखों को बंद कीजिएगा और 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को, 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट पूरे लेक्चर को रिकॉल करने की कोशिश करना कि आप लोगों को क्या पढ़ाया है मैंने। इससे क्या होगा, लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल का लेक्चर भी एक बार आप लोग रिकॉल कर लिया करो। इससे आप लोगों का माइंड जो है इतना शार्प हो जाएगा कि एग्जाम में चीजें आप लोगों को याद रहने लगेगी। यानी कि 2 बार चीजें याद हो जाना, एक बार मैंने पढ़ा दिया, फिर एक बार खुद से रिकॉल कर लिया, फिर लेक्चर में आने से पहले रिकॉल कर लिया। भाई साहब एग्जाम में चीजें भूलोगे नहीं, ठीक है। ये चीजें प्रैक्टिस करके देखो, और ये एक तरीका मेडिटेशन हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर इनको चीजों को इस तरीके से देखोगे। प्रैक्टिस करो फिर बताना रिजल्ट कैसा रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है देखिए बेसिकली यहां पर हेल्प प्रोवाइड कराते हैं उन देशों में जहां पर कंडीशन काफी खराब है, खासकर लोग भूखे ना मरे। तो यहां पर अभी इंडिया के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के साथ में, ताकि हम लोग जो है यहाँ पर गेहूं का कंसाइनमेंट यानी कि गेहूं का 50,000 टन का यहाँ पर एक कंसाइनमेंट जिसमें 50,000 टन गेहूं रहेंगे वो अफगानिस्तान में पहुंचाना है। तो ये हमारी पहले से ही हम लोगों ने बोला था कि हम लोग अफगानिस्तान में पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कंसाइनमेंट जाना है हम लोगों ने बेसिकली बात की कि अफगानिस्तान में हम लोग हेल्प करना चाहते हैं, पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये आ गया कि हम लोगों को पहले यहाँ से ले जाना पड़ेगा, ये चाबार पोर्ट वहां से फिर यहाँ जाएगा, तो ये काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो हम लोगों ने बोला कि अफगानिस्तान को देख यार अफगानिस्तान हम लोग चाहते तो है तेरे पास में सामान भेजना, पर लेकिन पाकिस्तान लैंड रूट अलाउ नहीं करने देता है। तो यहाँ पर तालिबान है, उन्होंने बोला पाकिस्तान को कि यार ये क्या बदतमीजी है, हमारे यहाँ क्यों नहीं गेहूं आने दे रहे हो। तो तालिबान ने प्रेशर डाला तो पाकिस्तान मान गया कि ठीक है ऐसा कुछ कर लेते हैं। पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये बन गया, इंडिया ने बोला कि हमारे ट्रक यहाँ से जाएंगे भर के और वहां पर पहुंचाएंगे अफगानिस्तान के अंदर में। अब पाकिस्तान ने ये बोला कि ठीक है, पहले तो मान गया, फिर बोला यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हमारे ट्रक यहाँ पे आएंगे और तुम्हारे ट्रक में से हमारा सामान अपने ट्रक में भरेंगे और फिर यहाँ पर अफगानिस्तान लेकर जाएंगे। इंडिया बोलने लगा ये सही बात है, कल को चलकर तुम बोल देना वहां पर कि हाँ ये इसमें कुछ चेंज कर देना, बीच में पता चला कुछ चेंज हो गया यहाँ पर कि इंडिया ने तो गंदा सामान भेज दिया, पता चला तुमने और कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दी, तुम्हारे देश के अंदर ही भुखमरी चल रही है आजकल में, तुमने पता चला कुछ यहाँ पर बोरे अपने देश में उतार लिए, तो हमको तो कोई मतलब नहीं है, वहां जाके बोल दिया तुमने कि हाँ ये तो हमने भेजे हैं। तो ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। तो यानी कि इंसान जो है ये समझने वाली बात होती है कि एक तरीके से कंट्री जो है वो कैसे खेलती है, पॉलिटिकल गेम होता है, जियो पॉलिटिक्स आप लोग इसको बोल सकते हैं। हालांकि ईरान ने भी बोल दिया कि अगर अफगानिस्तान नहीं मान रहे तो हमारे यहां से आकर निकाल कर ले जाओ, चाबार पोर्ट से होते हुए अफगानिस्तान में एंट्री कर लो। तो ऑप्शन तो है हमारे पास में, पर लेकिन इंडिया भी जो है थोड़ा सा दिमाग वाला इंसान है, उसने सोचा कि तालिबान के सामने पाकिस्तान को थोड़ा नंगा तो किया जाए, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है कि वो किस तरीके से अपने फायदे के बारे में बात करती है। तो इंडिया ने बोला देख यार अफगानिस्तान हम तेरी हेल्प तो करना चाहते हैं पर पाकिस्तान नहीं चाहता है तेरी हेल्प हो, ठीक है। तो इससे चलते जो लंगोटिया यार थे उनके बीच में थोड़ी खटास पैदा हो, तो इसके चलते हमारे देश में थोड़ा सा नहीं
प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और अफगानिस्तान में भी थोड़ी शांति आएगी। तो अब तक यहाँ पर पहुंचाना था हालांकि, पर लेकिन पहुंचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं पंजाब के अंदर, तो उसके चलते हम लोग इसको पहुंचा नहीं पाए। तो अभी बात ये की जा रही है कि यहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी है रोम के अंदर, तो वहां पर बात की गई जहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर हम लोग आने वाले टाइम में जल्दी ही यहाँ पर ये पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसको रोम में इसका हेडक्वार्टर है, तो हमारी कंट्री के एम्बेसडर साहब जो है उनके द्वारा बातें की गई और यहाँ पर सामान भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इमरान खान भी हालांकि स्टार्टिंग में खुश थे, पर लेकिन फिर जैसा मैंने बताया दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिली। तो अभी देखते हैं कैसे काम चलता है। वैसे ईरान ने भी ऑफर दिया कि हमारे यहाँ से पहुंचा सकते हो। तो ये पूरा मुद्दा है जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप की क्लैरिटी आई होगी। आगे कुछ इशू आएगा तो फिर समझ लेंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यहाँ पर, ये आप लोग इसके बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जाकर आप लोग पढ़िएगा। वैसे मैंने भी आप लोगों को पहले बताया इसके बारे में। देखिए होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो लंबे समय तक चीजें याद रख पाते हो। तो इसके चलते जैसे कि आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा जाकर पढ़ लिया कि यहाँ पर भाई साहब की क्या है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो इससे क्या होगा, अगर कुछ भी उसके बारे में कुछ बातें हैं तो आप लोग समझ पाएंगे। और अगर कोई चीज रिसेंटली जैसे न्यूज में आ जाती है तो उसके बारे में आप लोग और याद रखते हैं कब उसको बनाया गया। जैसे हेडक्वार्टर पूछ लिया कब बनाया गया, तो जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेटमेंट में बता देगी इस तरीके से। और इंटरेस्टिंग चीज ये इसलिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, जो आप लोगों के लिए फोकस दे रहा हूं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों पढ़ना जाकर, तो उसके पीछे रीजन है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होगा नोबेल पीस प्राइज दिए गए थे 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं इसके बारे में थोड़ा सा याद रखते हैं। और यूएन की एजेंसी है, यूएन के अंदर में आते हैं, जो कि यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और उसमें जो भुखमरी वाली बात है तो उसको कैसे खत्म करना है, जीरो हंगर की बात की जाती है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जो भुखमरी जो है वो जीरो करनी है और इनका टारगेट है 2030 तक का। ठीक है, हालांकि ये टारगेट अभी अचीव होता नहीं नजर आ रहा कोविड-19 के चलते, वरना ये टारगेट इनका आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले आते हैं, कभी भी रटे पटे क्वेश्चन आप लोगों के सामने नहीं आएंगे। हमेशा यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो उसके हिसाब से आप लोगों को चीजों को तैयार करके चलना है। ठीक है, तो कहता हूं इसलिए मैं चीजों को समझकर चलिए, तभी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी समझेंगे और अच्छे से आंसर भी आप लोग दे पाएंगे। आई होप कि मैं आप लोग के माइंड में कुछ क्लैरिटी लेकर आ पाया हूँ। आइए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया और यूक्रेन के बारे में। बेसिकली यूक्रेन जो है उसमें बहुत सारे इंडियन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो यूक्रेन आप लोगों के सामने यहाँ पर है, बहुत सारे इंडियन यहाँ पर नजर आ जाएंगे। पर लेकिन अभी यहाँ पर यूएसए ने बोल दिया कि अपने सिटीजन को यूक्रेन से आ जाओ। कई सारी और यूरोपियन कंट्री बोल रही है, पर इंडिया ने अब तक नहीं बोला है। तो हमारी कंट्री में पूछा गया क्यों नहीं बोला है, तो वो बोला कि अभी हम लोग काउंट कर रहे हैं कि जहां जहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है वहां से हम लोग काउंट कर रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट में अपने सिटीजन के, कि उनको वहां से निकाला जाएगा अगर कल को कोई इश्यू यहाँ पर बनता है। तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा ज्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि कल को अगर रसिया भी कंट्रोल कर लेता है तो भी रसिया के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यूक्रेन के अंदर जो चीजें प्रेजेंट टाइम पर चल रही है उसमें अगर बात करें तो सिचुएशन कुछ अलग है, पर हाँ अगर लड़ाई हो जाती है कल को चलकर तो वो इशू देखने को मिल जाता है, क्योंकि रसिया ने कंट्रोल कर लिया तो आसानी से चीजें रुकने वाली है नहीं। वहां पर पता चला यहाँ पर नेटो मेंबर आकर सामने बैठ गए तो कुछ और इशू बन गया, तो बातें हैं। क्रीमिया को हत्या गया था रसिया के द्वारा 2014 में। रसिया क्यों पागल है इसके लिए मैंने बताया था यहाँ पर कि ब्लैक सी जो है काफी इंपॉर्टेंट है रसिया के लिए, इसलिए पागल है क्योंकि यहाँ पर पोर्ट जो रहते हैं उनमें बर्फ नहीं जमता है और एवरग्रीन पोर्ट है जिससे दुनिया के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ से। तो इसलिए रसिया जो है वो साम दाम दंडभेद यहाँ पर लगा रहा है। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि जब यूएसएसआर से विघटन होकर 15 देश अलग हुए थे यहाँ पर उस टाइम पर यूएसएसआर से विघटन होकर, तो तब से लेकर बहुत सारे ऐसे मेंबर थे यहाँ पर जिनको नेटो का मेंबर बनाया जा चुका है। हालांकि बोला यह गया था कि वो नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे, पर लेकिन बनते जा रहे हैं। अब यूक्रेन भी बार बार कह रहा है कि मैं भी नेटो का मेंबर बनूंगा, तो रसिया इसको लेकर चिंता में आ जा रहा है, तो दिक्कतें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएंगे। चीजों को समझोगे तभी आप लोग चीजों को आगे अच्छे से देख पाओगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। वैसे आर्टिकल मैंने आप लोगों से पास्ट में कई बार डिस्कस किया, याद होगा आप लोगों को, कि पूरा माहौल बताया था कि पुतिन साहब जो है क्यों चिंता में है और क्यों ऐसे स्टेप उठा रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है। तो कई बार ऐसे आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आप लोगों के सामने है यहाँ पर बात कीजिए माओइस्ट के बारे में। माओइस्ट का प्रोपेगेंडा काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कत में डालता हुआ नजर आता है। अभी यहाँ पर रिसेंटली ऐसा हुआ एक ऑफिसर की जान गई सीआरपीएफ के, और यहाँ पर जो हथियार वगैरह है वो भी छीन लिए गए। ये दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, जीएस पेपर 3 के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात की जाती है। ठीक है, और कई सारे इसके ऊपर काम भी किए जाते हैं, हमारे द्वारा स्टेप उठाए जाते हैं, पर अब तक चीजें जो है वो पैटर्न में नहीं पहुंची। कैसे आप लोग समझ सकते हैं, अगर बात करेंगे यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया देखिए, यहाँ पर आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर नक्सलिज्म देखने को मिलेगा, या फिर माओइस्ट कम्युनिटी यहाँ पर जो है बेसिकली देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए अगर आप लोगों को बोले कोई कि
कि हमारे ही देश की फोर्सेस को मार रहे हैं, ये क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो कोई बड़ा काम नहीं है, अगर डिफेंस को अगर ये काम हम लोग दे दें तो ये कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सारी चीजों का सफाई कर देंगे। आप लोग क्या लगता है सफाई नहीं किया जाएगा? पर दिक्कत क्या है, अपने ही लोग हैं, उन्होंने हथियार उठा रखे हैं अपनी स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो ये रहता है यहाँ पर कि आज की डेट में कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि देखिए स्टार्टिंग में तो चीजें जेन्युइन काम के लिए होती है, पर बाद में चलकर पॉलिटिकल मुद्दे ही बन जाते हैं, कई बार इंटरनेशनल इंटरफेरेंस भी उसके अंदर हो जाता है, तो फिर वो अलग मुद्दा बन जाता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर उसी चीज के बारे में अगर बात करें तो हमारी कंट्री में होम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया था कि पहले 96 यानी कि 96 जिले ऐसे थे 10 स्टेट के अंदर जहां पर काफी लार्ज स्केल पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, पर लेकिन आज की डेट में ओनली 41 रह गए, यानी कि डिक्रीज हो रही है चीजें। तो आसानी से आगे चलकर हम लोग चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली, वो एक अलग बात है, यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बात बोली जा रही है, यहाँ पर एक तरीके से कई सारी डेथ यहाँ पर देखने को मिली जब यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं। कई बार ऐसा कई सारी कंट्री में देखने को मिलता है, उन्हें कई बार हम लोग क्या करते हैं डेवलपमेंट का काम करते हैं, कई सारे लोग पीछे छूट जाते हैं, तो फिर रोष में आ जाते हैं, तो फिर ऐसी चीज देखने को मिलती है। तो फिलीपीन और पेरू के अंदर भी यहाँ पर कई बार ऐसे वायलेंस देखने को मिले, कई सारी चीजें ऐसे निकल कर आई पास्ट में। अभी बातें करें यहाँ पर, ये हमारे ही देश की प्रॉब्लम नहीं है, पास्ट में जहां पर डेवलपमेंट की बातें करते हैं कुछ लोग छूट जाते हैं, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। पर लेकिन कई बार जेन्युइन मुद्दे होते हैं उनके यहाँ पर और गवर्नमेंट जो है इग्नोर करती है, तो वो भी चीजें निकल कर आती है। साउथ बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बॉर्डर पर काफी लार्ज स्केल पर ये इशू देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि वहां पर वेलफेयर नहीं किया गया, स्कूल नहीं बनाए गए, हॉस्पिटल्स नहीं बनाए गए, ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उसके चलते इशू निकल कर आता है। ट्राइबल कम्युनिटी ये बोलती है कि हमारी जो है जमीन छीन ली गई है, तो वो चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारे इशू जब निकल कर आते हैं तो फिर लगता है कि यार अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड से दिक्कतें में चीजें चल रही हैं। यहाँ पर हमारे देश में कहां से चीजें निकल कर आई, तो वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पर नक्सलबारी एक विलेज था वहां पर, जिसमें यहां पर ये इंसिडेंट देखने को मिला था। तो उसके चलते वहां पर टर्म जो है ई नक्सलिज्म वहां से निकल कर आई। होता क्या था कि पुराने टाइम में ना अगर आप लोग बातें करेंगे तो जमींदार हुआ करते थे, तो जमींदार क्या करते थे यहाँ पर बहुत ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें किया करते थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो लोग थे वो गुस्से में रहा करते थे, कई बार उनको बंधुआ मजदूर बना लेते थे, वो सब चीजें। तो उसके चलते यहाँ पर लोगों ने हथियार उठा लिए जमींदारों के खिलाफ, ठीक है। तो ये पास्ट में चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो माओइस्ट जो है यहाँ पर, ये आज के डेट में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। पर हमारी कंट्री के अंदर ये नक्सलाइट जो शब्द इसलिए फेमस हो गया क्योंकि नक्सलबारी एक इंसिडेंट इसके साथ में जुड़ गया, जहां पर जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ जो था यहाँ पर बेसिकली आवाज उठाई गई और लड़ाई हुई दोनों के बीच में। तो काफी सारी इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले। फिर चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर। तो यहाँ पर 1967 में दो नेता बने, कन्हू सन्याल, उसी के साथ में जगन सन्याल, जिनके द्वारा जो पीजेंट इनके जो किसान थे, जो यहाँ पर एक तरीके से जो मजदूर थे, उनके मुद्दों को आगे उठाया गया। और मूवमेंट फिर यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश अलग अलग एरिया में फैलना स्टार्ट हो गया। नक्सल को काफी ज्यादा सपोर्ट मिली कई पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जिनके आइडियोलॉजी मैच होगी, उनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। और जो माओइज्म शब्द बोलते हैं यहाँ पर, ये आता है माओ सिंह तुंग से निकल के, ठीक है, जो नॉर्मली चाइना के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां से ये माओइज्म का शब्द आप लोगों को निकल कर आता है। तो यहाँ पर ये कोशिश अब ये करते हैं कि आज के में जो संविधान है उसको फॉलो नहीं किया जाए, जो पावर को कैप्चर किया जाए स्टेट के अंदर में, और हथियार के बल पर एक तरीके से कहीं ना कहीं अपना जो है वर्चस्व लहराया जाए, जो कि बिल्कुल गलत है अगर बात करें। क्योंकि कल को चलकर अगर इस तरीके से चीजें चलेंगी तो किसी भी स्टेट में यहाँ पर ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, हमेशा इग्नोर करने की कोशिश की जाती है जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है। आगे अगर बात करें यहाँ पर रीजन के, यहाँ पर एक तो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर जो भी रोल्स है आज के लिए मैंने बताया भी यहाँ पर, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत यहाँ पर टारगेट किया गया ट्राइबल कम्युनिटी को, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी रहती है, जो भी जंगल में से निकल रहा है उसी को खा पी कर जिंदा रह रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। पर वहां पर माइनिंग करने के लिए, कोयला निकालने के लिए, वहां से मतलब रिसोर्सेज निकालने के लिए इनको डिस्प्लेस किया गया, और फिर यहाँ पर इनको कुछ रिसोर्सेज भी नहीं दिए गए। इनके सोचो कि घर से निकाल कर बाहर फेंक दो और बोलो कि अब यहाँ से नहीं रहना है, और अपना काम करने लगे। प्राइवेट कंपनी आई, कई सारी उनके द्वारा हरकतें की गई जो कि ओनली प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो इनके बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। इजी टारगेट यहाँ पर अगर बात करें माओइस्ट के लिए, उनके द्वारा लोगों को भी अपने साथ में लेने की कोशिश की गई, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर आज के में दिक्कत में है, तो मान लीजिए अगर किसी के घर का इंसान कोई है, उसकी डेथ हो गई, तो उसका अगर बेटा है यहाँ पर, वो तो तुरंत जाकर खड़ा हो जाएगा, मेरे बाप को मारा, उसका बदला लूंगा। तो इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराई नहीं जा रही है, बिजली पानी की व्यवस्था ढंग से है नहीं, हॉस्पिटल ढंग से है नहीं, लोग वैसी परेशानी में, तो हथियार उनके लिए एक आसान तरीका होता है इस टाइम पर। तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो सोशियो इकोनॉमिक जो एक गैप यहाँ पर निकल कर आता है, यानी कि एक अमीर हो गया, एक गरीब हो गया, उनको खाने के लिए खाना भी नहीं मिल रहा है, तब ये चीजें देखने को मिलती है। तो इसलिए जरूरी है कि चीजों को टैकल किया जाए वेलफेयर के थ्रू। तो यहाँ पर कई बार ऐसे चीजें देखने को मिलती है कहीं ना कहीं, जब यहाँ पर ये सिचुएशन निकल कर आती है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर सेंध लगाकर बैठते हैं माओइस्ट, और यहाँ पर जो नक्सल और खासकर काफी ज्यादा सिक्योरिटी के जवान जो हैं उनकी भी यहाँ पर जान जाती है। तो इसके चलते मुद्दा ये आता निकलकर कि कैसे चीजों को टैकल करना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क को कैसे एस्टेब्लिश करना है, कैसे यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है, तो कई सारे यहाँ पर काम किए गए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कभी भी लिखने के लिए आए तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव है, ठीक है। यह है समाधान।
समाधान ब्रह्मास्त्र माना गया सब चीजों के सॉल्यूशन के लिए। हालांकि यहाँ पर ग्रे हंट करके एक ऑपरेशन चलाया गया 1989 में, जो एंटी नक्सल फोर्स को यहाँ पर खत्म करने के लिए। इसी के साथ में ऑपरेशन जो ग्रीन हंट चलाया गया 2009-10 में यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर आगे चल के एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में इसीलिए लॉन्च किया गया था कि जिन जिन एरिया में आज के दिन में जो नक्सल रहते हैं यहाँ पर खासकर, उन एरिया में डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि वो एरिया पिछड़े हुए एरिया हो चुके हैं, तो उनको आगे लेकर चला जाएगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के लिए यहाँ पर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया, जिसको हम लोग आज तक भी लेकर चल रहे हैं, और एक तरीके से एक एनालिसिस भी करते हैं कि हाँ किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम आगे चल रहे हैं। तो सारे मुद्दे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। कंफ्यूजन आप लोग इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो समाधान के अंदर बोला गया SAMADHAN, ठीक है। इसका मतलब क्या था? स्मार्ट लीडरशिप, यानी कि कोई भी समाधान आपको सॉल्यूशन निकालना है तो लीडरशिप स्मार्ट होना चाहिए। एग्रेसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि तब तक वो अपना हथियार इधर उधर पहुंचाए, अपनी लोकेशन चेंज करें, उससे पहले यहां पर उनको धर दबोचो। इसी के साथ में प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में जाना है। कई बार क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग रहती नहीं है, और वहां पर जो माओइस्ट है यहाँ पर, ये हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। तो ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में एक्शनेबल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि हाँ प्रॉपर हमें पता चला, उसी के चलते यहाँ पर एक गाइडलाइन बनाई जाए कि हाँ यहाँ पर ये इनपुट मिले। इसी के साथ में डैशबोर्ड बेस्ड KPI यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है और रिजल्ट कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, वो देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं काफी लार्ज स्केल पर। आज के डेट में हम लोग अच्छे लेवल पर टेक्नोलॉजी की एक जानी मानी कंट्री बन चुके हैं। इसी के साथ में एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, जो भी यहाँ पर थ्रेट है उसके लिए अलग से एक्शन प्लान किया जा सकता है, कल को चलकर कैसे उसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि चीजों को प्रॉपर वे में लेकर चलना है। थ्रेडनी थिएटर है यहाँ पर। ये बेसिकली मतलब जहां पर भी कोई एक पर्टिकुलर जो एक प्रॉब्लम देखने को मिले, उसको पूरी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, ठीक है। या फिर आप लोग पर्टिकुलर एरिया में जो दिक्कतें आ रही हैं, बोल सकते हैं थिएटर या थ्रेट भी आप लोग बोल सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया की थ्रेट को यहाँ पर टैकल करना। पर्टिकुलर थिएटर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है उसको टैकल करना, ठीक है। इसी के साथ में नो एक्सेस टू एक तरीके से फाइनेंसिंग, तो यहाँ पर एक तरीके से उनको फाइनेंस नहीं मिलनी चाहिए जो भी यहाँ पर माओइस्ट कम्युनिटी के लोग हैं। अगर फाइनेंस मिलेगा तो हथियार खरीदेंगे और फिर से दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन बोला गया अगर इसका यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है तो, ठीक है। तो अगर कुछ लिखने के लिए पूछ ले आप लोगों से तो समाधान जरूर आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में आप लोग डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एक अच्छा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो कहीं भी कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर करके चलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है एनसीबी के द्वारा, इसी के साथ एनसीबी और नेवी के द्वारा सीज किए गए 760 किलोग्राम यहाँ पर ड्रग्स, ठीक है, यहाँ पर गुजरात कोर्ट से। तो काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर है क्योंकि काफी ज्यादा व्यापार होता है गुजरात में। अगर आप लोग जाएंगे, हमारा मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से कुछ खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो गुजरात साइड में आप लोग यहाँ पर चीजें उतरती हुई नजर आएंगी। तो गुजरात साइड में अगर हम लोग चीजों को शांत नहीं रख पा रहे हैं तो पूरे देश में दिक्कतें देखने को मिलेगी। कल को कोई व्यापार आ रहा है तो यहाँ पर लाकर हम लोग उतारेंगे, इधर से कहीं से कोई सामान आ रहा है यहाँ पर लाकर उतारेंगे। तो यहाँ पर कई बार ऐसे चीजें यहाँ पर पकड़ी जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं काफी दिक्कत में डाल देती हैं। तो एनसीबी काफी बड़ा काम करती है यहाँ पर, जब भी कोई ऐसी दवाई यहाँ पर आती हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। एनसीबी के बारे में याद रखिएगा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बोलते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1986 में, ठीक है। और नारकोटिक ड्रग्स एंड जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 का, ये यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में था जब शाहरुख खान का बेटा था, यहाँ पर क्या नाम था उसका, नाम निकल गया माइंड से शाहरुख खान के बेटे का नाम क्या था रे बताइए जरा, खान मतलब समझ, चलो माइंड से निकल गया, स्लिप हो गया एक्चुअली, सॉरी यार। तो वो नाम था जो भी था, तो उस टाइम पर काफी ज्यादा ये न्यूज में था। ये बोला गया अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा पाया जाता है नशा करता हुआ तो उसको जेल में नहीं भेजना, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना है। क्यों? क्योंकि उसको एक बीमार इंसान हो चुका है यहाँ पर, वो उसको यहाँ पर बीमार इंसान की तरीके से यहाँ पर ट्रीट करना चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों ने नॉर्मली देखी होगी। आज की डेट में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ये यहाँ पर बेसिकली इन चीजों को देखती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो आर्टिकल 47 जो है ये इंपोर्टेंट है काफी ज्यादा, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। जब पार्ट 4 में आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर में, डीपीएसपी है जिनको डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोग बोलते हो, तो उसके अंदर यहाँ पर आर्टिकल 47 है। वो बोलता है कि स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीज जो यहाँ पर इंसान की हेल्थ को बर्बाद कर सकती है, इंजूरियस टू हेल्थ होती है, उनको आप लोगों को रोकना पड़ेगा, उनको कंजप्शन करने से। तो आर्टिकल 47 यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है स्टेट को, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आर्यन खान था ना, आर्यन खान ही था ना तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ड्रग एब्यूज कंट्रोल है जिसके बारे में याद रख सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये जो एक्ट है यहाँ पर पेनल्टी लगाता है कोई ऐसी हरकतें करता है, और इसी के साथ में यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर प्रोविजन बना रखे हैं कि कल को चलकर कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करना है और कहां से पावर निकल कर आती है। तो ये एक्ट यहाँ पर पावर देते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। कुछ इंपोर्टेंट बात है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक ऑपरेशन है जिसका नाम है यहाँ पर ऑपरेशन ट्रेंच, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर ज्वाइंट इंटेलिजेंस गैदरिंग है यहाँ पर 2019 में।
कि कल को चलकर कोई भी ऐसी जो ड्रग्स हैं जो यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकती हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को नहीं मिलनी चाहिए, और यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल ऑपरेशन है यहाँ पर, तो इसको रोकना है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है गोल्डन क्रिसेंट के बारे में। गोल्डन क्रिसेंट यहाँ पर ये वो एरिया है जहां पर ऐसी चीजें काफी ज्यादा निकाली जाती हैं, जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो हमारा देश बीच में पड़ गया गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल मतलब बर्मा हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया और वियतनाम हो गया। काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। अब हमारे देश में अगर बॉर्डर में यहाँ पर इन कंट्री के साथ में व्यापार तो रहते हैं, तो हमारे देश को काफी ज्यादा चिंता हो जाती है जब किसी ऐसी चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारे लिए सोचने का मुद्दा हो गया कि इनको कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो कई बार ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इनको समझ सकते हैं कि हाँ इनको कैसे टैकल करना है, इसके बारे में हमेशा कोई ना कोई बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों ने अभी देखा हमारी कंट्री के द्वारा बेसिकली फिलीपींस को हम लोगों ने क्या बेचा, हमारा जो अभी तेजस जो हमारी जो ब्रह्मोस बेची, ठीक है, वो उसके प्रोग्राम अभी आगे चल रहा है। इसी लेवल पर हम लोग अपनी कंट्री में और भी कई सारी ऐसी चीजें जो हम लोग सिंगल बना रहे हैं, सिंगल हैंडेड। तेजस भी इसमें से एक है यहाँ पर, जिसको हम लोग लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आज के डेट में इसके अंदर कई नए सारे एडिशन किए गए। तेजस MK सेकंड जो यहाँ पर निकल कर आया। अभी आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो इसके ऊपर काफी लार्ज स्केल पर काम कर रही है, और प्रोडक्शन जो है 2025-26 तक काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। लगभग 17-17.5 टन का आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। जैसे मिराज हो गया, जैगवार हो गया, ग्रिफन हो गया, अलग अलग कंट्री के यहाँ पर ये हवाई जहाज है। बेसिकली हमारी कंट्री का भी ऐसे कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। तो आने वाले टाइम में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी डिफेंस जो एरिया को बढ़ाएं, तो इसके चलते हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है उसमें हम लोग काम करें। एयरफोर्स में लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा इन चीजों को आगे लेकर चला गया। यहां पर काफी लार्ज स्केल पर वेपन कैपेसिटी होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी अच्छे से लेकर चला जा सकता है। इसी के साथ में यहां पर प्रोडक्शन जो है आने वाले टाइम में और भी लार्ज स्केल पर हम लोग करेंगे, ताकि आगे चलकर MiG-21 को रिप्लेस कर सके कंप्लीटली, क्योंकि बहुत सारे MiG-21 आप लोगों ने देखा होगा क्रैश होते हुए नजर आते हैं। हमारी कंट्री के बहुत सारे जवान हैं जिनकी इनकी वजह से जान जा चुकी है। ये फॉल्टी जो चीजें पुरानी हम लोग यूज कर रहे हैं। मिग सीरीज जो है वो किस कंट्री से हम लोग खरीद रहे हैं, आप लोग ये बताइए। अभी राफेल के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। राफेल जो है वो हम लोग फ्रांस से खरीद रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। अभी यहाँ पर बात कर दिया कि नेक्स्ट वीक तक यहाँ पर पूरा राफेल का जो जत्था है वो हमारे देश में आ जाएगा, जो हम लोगों ने फ्रांस से अभी यहाँ पर खरीदा था। तो ऐसे ही MiG-20 जो मिग सीरीज है वो हम लोग किससे खरीदते हैं, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। फ्रांस जो है वो हमको ट्रेन भी कर रहा है कैसे इसको यूज करना है, वो सारी बातें तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। राफेल जो है ये रिसीव किया जा रहा है। फर्स्ट जो यहाँ पर बेंच आया था 5 का, फिर आगे चलकर और आए यहाँ पर, तो इस तरीके से आराम से आ रहे हैं। तो राफेल ट्विन इंजन एक मल्टी रोल कम्बैक्ट मतलब लड़ाई के लिए यूज करने वाला आप लोग यहाँ पर ये हथियार देखने को मिलेगा। स्पीड यहाँ पर लगभग काफी ज्यादा टॉप स्पीड जो है 2223 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो सकती है। मैक्सिमम वेट यहाँ पर 2450 किलोग्राम, और रेंज जो है यहाँ पर ये 3500 किलोमीटर तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। लेंथ लगभग 10 मीटर की इसकी नजर आएगी, ठीक है। कैपेसिटी लोड जो है यहाँ पर ले जाने की लगभग 10,000 किलोग्राम है। इसी के साथ में जो कैपेबल है यहाँ पर ग्राउंड में, एयर में, इन डेप्थ में भी जाकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। न्यूक्लियर डिटरेंस भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि काफी अच्छा एक वेपन आप लोग बोल सकते हैं यूज करने के लिए हमारे देश के लिए। अगर कल को जरूरत पड़ी तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं काफी अच्छे से। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कई बार चीजें मैच करने के लिए आ जाती है। बाइडेन साहब जो है उनके द्वारा वार्न किया गया पुतिन को, अगर उसके द्वारा कुछ हरकतें की गई तो काफी ज्यादा कॉस्ट उसको झेलनी पड़ेगी। तो कॉस्ट क्या क्या हो सकती है वो आने वाले टाइम पे यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं। इसके ऊपर और भी एडिटोरियल आएंगे आने वाले टाइम में, और बातें डिस्कस करेंगे। कई सारी ऐसी चीजें जैसे अभी यहाँ पर बात करें, एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ईरान को हटाया गया था शायद 2018 में, ठीक है। तो उसकी वजह से ईरान की जो है इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो गई। अगर कल को चलकर रसिया को भी उससे यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है, तो दिक्कतें काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके चलते कई सारे इश्यू आ रहे हैं। तो इसके बाद में रसिया अगर चाहेगा तो अपनी ही बेसिकली अपनी ही जो करेंसी है उसमें व्यापार करेगा, और उसके चलते यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से उसका कनेक्शन कटेगा। तो रसिया को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो उसके चलते और भी कई सारी चीजें, कई सारे मुद्दे दोनों कंट्री के बीच में चल रहे हैं। पर लेकिन अगर दोनों के बीच में रिलेशन बढ़ते हैं तो हमारी कंट्री के लिए भी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इनके बीच में इतने ज्यादा रिलेशन खराब होंगे, हमारे लिए भी थोड़ी सी यहाँ पर बातें थोड़ी सी सहज हो जाएंगी, तो उसको हम लोग को देखकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बेसिकली जो यूएसए है वो हर एक लेवल पर काम करने की कोशिश कर रहा है आज की डेट में। उसमें से एक मुद्दा यहाँ पर सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड में यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए जो है वो अपनी एम्बेसी ओपन कर रहा है, ठीक है। तो इसके चलते काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। बीजिंग जो है वो अलग तरीके से यहाँ पर अपना, इनके चाइना अलग तरीके से यहाँ पर अपना काम कर रहा है, क्योंकि कई सारे आइलैंड ऐसे हैं जिनको लोन देकर अपने कंट्रोल में कर रखा है, ठीक है।
तो अभी यूएसए यहाँ पर क्या कर रहा है, सोलोमन आइलैंड अपनी प्यारी कंट्री यहां से देखेगा, यहां पर हो गया सोलोमन आइलैंड, तो यहां से आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। तो सोलोमन आइलैंड को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करा है यूएसए, तो कल को चलाने के लिए मतलब यहाँ पर एम्बेसी बनाने की कोशिश करा है, कल को इस एरिया में आकर बैठ जाए और चाइना को टैकल किया जा सके, ये बातें बोली गई। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। म्यांमार के साथ में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को पता है हमारा पड़ोसी देश है, हमारी कंट्री में ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को टच करता है, तो यहां पर शांति रहना जरूरी है, वरना हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में शांति जो है वो रहने नहीं रह पाएगी। तो इसके चलते अभी बोला गया यहाँ पर कि जो जुंटा, यानी कि एक तरीके से जो एक मैंने जो मिलिट्री जुंटा बोला जाता है जब यहाँ पर कोई मिलिट्री जो पावर आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी क्या हुआ, यहाँ पर फ्री करने की बात की जा रही है प्रिजनर को जो इनके द्वारा पकड़े गए थे। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। लगभग यहाँ पर 814 के करीब यहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, जिसमें आंग सांग सुनी की भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मुद्दा यहाँ पर था, देखिए स्टार्टिंग में बात करें तो काफी लंबे समय बाद, लगभग 15 साल की जेल झेल कर आए थे यहाँ पर ये, उसके बाद में इनको छोड़ा गया, ये रिलीज हुई, तो इनके द्वारा काम किया गया देश के अंदर और काफी अच्छे लेवल पर ये निकल कर आए। एनएलडी जो इनकी गवर्नमेंट थी यहाँ पर, उसके द्वारा इलेक्शन लड़े गए 2015 में और अच्छी खासी जीत कराई है। फिर सेकंड लैंडस्लाइड विक्ट्री 2020 में देखने को मिली, तो मिलिट्री को ये लगने लगा अब तक मिलिट्री रूल कर रही थी कि तुम्हारी तो पावर गई, तो इसके चलते फरवरी 2021 में उनके द्वारा क्या किया गया, तख्ता पलट कर दिया गया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का और अपने आप पावर में आकर बैठ गए। तो तब से लेके अब तक का यहाँ पर आज के दिन में मिलिट्री जो है वो यहाँ पर पावर में है, तो इसलिए दिक्कत निकल कर आ रही है कि कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो यहां से अभी बोला गया कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ा जाएगा, तो देखते हैं किसको छोड़ते हैं और किसको नहीं छोड़ते हैं। इनके द्वारा इतने लंबे समय तक जेल में रही, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज किस साल में दिया गया, ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जाकर देखिएगा और बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात की जा रही है। फिस्कल डेफिसिट अगर टर्म्स आप लोगों से पूछे क्या मतलब होता है, आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया, यानी कि एक्सपेंडिचर तो ज्यादा कर दिया, इतनी इनकम नहीं है तो डेफिसिट हो जाएगा। डेफिसिट का मतलब होता है कमी हो जाएगी। ठीक है, फिस्कल यानी कि एक साल के अंदर जो कमी हो रही है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो रिड्यूस करना है हमारा टारगेट फिस्कल डेफिसिट को, जो कि यहां पर यूनियन बजट 2022-23 में बोला गया हमारे देश में 2.9% ऑफ द जीडीपी यहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए। फिलहाल जो है यहां पर लगभग 6.4 यहां पर अगर देखने को मिलेगा, काफी लार्ज स्केल पर नजर आता है। तो देखते हैं कैसे इसको कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, mRNA वैक्सीन जो है हमको मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब मैसेंजर। देखिए बेसिकली आज के में दवाई बनाते जाते हैं, हमारे देश से बनाई जा रही है दवाई और बोला जाए जल्दी आने वाली है मार्केट में। 2/3 ट्रायल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अराउंड 4000 के करीब जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ पर रिक्रूट किए गए ट्रायल के लिए। मतलब क्या होता है, जब कोई दवाई बनाई जाती है पहले तो यहाँ पर उसके बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें करना है। प्री क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि पहले बंदर या फिर सुअर इन सब चीजों पर ट्राई करते हैं ताकि इंसानों पर ट्रायल की जाए, इसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में यहाँ पर ये 3 फेज में होती है, पहले 10-15 इंसानों पर, फिर 50-100 पर, फिर हजारों पर किया जाता है, जिससे कि इसको समझा जा सके कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। फिर यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल दिया जाता है, जब यहाँ पर सारी ट्रायल कंप्लीट हो जाती है फिर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं मैन्युफैक्चर करने के बाद में कैसी क्वालिटी उस दवाई की, तब इसको मार्केट में उतारा जाता है। तो हमारी 2/3 जो है यहाँ पर ट्रायल जो है वो अभी क्लिनिकल ट्रायल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके चलते mRNA वैक्सीन देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में अपने ही देश में हमारी बनाई हुई दवाई जो है वो मार्केट में निकल कर आएगी, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइड आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आज का जो सुडोकू है ये इसको जाकर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय करें और कल का सुडोकू का सॉल्यूशन है माइंड को स्टेबल करने में हेल्प करेगा। कैसा रहा आज का डिस्कशन, अच्छे से बताइएगा। और आज की आप लोगों की जो कल की वीडियो थी यहाँ पर जो शाम की नैनो मैगजीन, वो काफी डिटेल में मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किए जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको देखेगा वहां पर। और एक जो मीडिया एक्रेडिशन के बारे में आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो रेगुलर दोनों वीडियो देखकर चलिए, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा और सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी। 2 वीडियो अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए, नैया पार लगा दूंगा, इतनी तो गारंटी देता हूं। अगर ढंग से देखोगे तो कभी कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।